दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। और अशोक के अभिलेख जो है प्राचीन भारत में इतने महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। ठीक, यहाँ तक कि जब आप मेंस का पेपर लिखते हैं वहाँ से अशोक का जो इतिहास है अभिलेखों के माध्यम से भी पूछा जाता है कि अशोक के इतिहास के बारे में चर्चा कीजिए उनके अभिलेखों के रेफरेंस में। तो आइए हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेखों को। अशोक के अभिलेख जो हैं ये कितने प्रकार के हैं? अशोक के अभिलेख है 3 प्रकार के। इसमें जो पहला अभिलेख है उसे हम लोग कहते हैं शिलालेख, दूसरे को कहते हैं स्तंभ लेख और तीसरे को कहते हैं गुहा लेख। ये अभिलेख होते क्या थे इसके बारे में भी जानें। देखिए, अभिलेख जो हैं जब भी कोई राजा है अपनी राजाज्ञाओं को अपने जनता के बीच में पहुंचाना चाहता था तो वह इसी का सहारा लेता था, अभिलेखों का सहारा लेता था। उस समय आज के ज़माने जैसे न तो लैपटॉप था, कंप्यूटर था या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, तो ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। तो राजा के जो आदेश हैं, जैसे आज आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई सरकारी आदेश आता है तो उसको मीडिया के थ्रू, सरकारी गजट के थ्रू उसको प्रकाशित किया जाता है, सरकारी गजट में निकलता है और उसको मीडिया के थ्रू जो है फैलाया जाता है लोगों के बीच में, जिससे लोग जो हैं क्या सरकार कौन सी योजना ला रही है, किस पे कौन सा टैक्स लगाया जा रहा है, ये सभी लोग अवेयर हो चुके। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्राचीन काल में अशोक ने एक परंपरा शुरू की और उसने अपने राज्य के हर एक क्षेत्र में एक एक अभिलेख लिखवाने का जो है प्रयास किया और यहीं से अभिलेखों की जो व्यवस्था है वह शुरू होती है। अभिलेखों का जो शुरुआत है, चूँकि हम लोगों को जो अभिलेख प्राचीन अभिलेख मिले हैं वह जो अभिलेख मिले हैं हमें 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख। और ये बोगज कोई अभिलेख है कहाँ? यह जो है वर्तमान में अफ़गानिस्तान में है। तो यहाँ से सबसे पहला अभिलेख मिला है और यह अभिलेख जो था यह लकड़ी का अभिलेख था। लेकिन जब अशोक के समय में अभिलेख बनाए गए तो ये अभिलेख पत्थरों के बनाए गए। अशोक से पहले 2 अभिलेख हमें और मिलते हैं जो कि कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। एक आपको बंगाल से मिलता है महास्थाना और एक अभिलेख मिलता है गोरखपुर से सहगौरा अभिलेख। इसमें जो है पहली बार इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य में अकाल पड़ता था तो राजा, जैसे आज पीडीएस व्यवस्था है, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज का एकत्रीकरण किया जाता है और आपदा के समय में उसको लोगों के बीच में वितरित किया जाता है। जैसे आप लोग सपोज दैट इस समय कोरोना के समय भी देखे होंगे कि सरकार ने सभी लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की। तो कहाँ से की? क्योंकि उसके पास पीडीएस के थ्रू स्टॉक थे। तो उस समय भी बड़े बड़े अकाल पड़ते थे, इसलिए राजा जो थे इस तरह की व्यवस्था करते थे जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई आपदा हमारे राज्य में आए तो जनता की सेवा की जा सके, जनता की रक्षा की जा सके। इसका उल्लेख जो है हमें सहगौरा और महास्थाना अभिलेख से मिलता है। लेकिन जो अशोक के अभिलेख हैं इन अभिलेखों में क्या क्या बातें कही गई है और ये अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अशोक के अभिलेख जो हैं, हमने कहा कि अशोक के जो टोटल अभिलेख अभी तक हम लोगों को मिले हैं इनकी संख्या टोटल है 40। अशोक के अभिलेखों की संख्या जो हमें प्राप्त हुए हैं इनकी संख्या है 40। और इसकी जो लिपि है, इन अभिलेखों की जो लिपि है वह लिपि क्या है? लिपि है ब्राह्मी, आर्मेयिक, खरोष्ठी और यूनानी। यानी इन्हीं 4 लिपियों में ही अशोक के अभिलेख जो हैं लिखे गए। इनकी भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वह है प्राकृत, यानी प्राकृत भाषा है और लिपि जो है वह है ब्राह्मी, आर्मेयिक, यूनानी और खरोष्ठी। अब देखिए, एक बात और भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखना है
कि पश्चिमोत्तर यानी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से जो हमें लिपि मिली है वह मिली है आर्मेयिक, खरोष्ठी और यूनानी। लेकिन संपूर्ण भारत में जो अभिलेख पाए गए हैं इसके अतिरिक्त वह किस लिपि में है? वह सभी अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब मैंने कहा कि देखिए इनके अभिलेखों को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। तो ये पहला अभिलेख है जिसे हम लोग कहते हैं शिलालेख। एक है शिलालेख, दूसरे को हम लोग कहते हैं स्तंभ लेख, तीसरे को कहते हैं हम लोग गुहा लेख या गुफा लेख। इनके अभिलेखों को खोजने का जो श्रेय जाता है, ये सबसे पहले इनके अभिलेखों को खोजे हैं 1750 ईस्वी में स्टीफन थेलर महोदय। स्टीफन थेलर महोदय जो हैं 1750 में अशोक के अभिलेखों को खोजे, और जिस अभिलेख को वो खोजे हैं वह अभिलेख कौन है? वह अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो देखिए 2 अभिलेख हैं, एक है दिल्ली मेरठ अभिलेख और एक है दिल्ली टोपरा अभिलेख। इसका नाम दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है यह टोपरा यानी अम्बाला से लाया गया है, अम्बाला से ला करके और उसको दिल्ली में रखा गया, इसलिए इसको टोपरा जो है अम्बाला में एक स्थान है और यहीं से उठा करके इसको लाया गया दिल्ली में, इसलिए इसको हम लोग दिल्ली टोपरा के नाम से जानते हैं। और दूसरा अभिलेख है दिल्ली मेरठ अभिलेख। वह अभिलेख कहाँ था? मेरठ में था, लेकिन उसको उठा करके लाया गया कहाँ पे? दिल्ली में लाया गया। और ये फिरोज शाह तुगलक के समय में इस व्यवस्था को पूरा किया गया था, यानी फिरोज शाह तुगलक ही इसको उठा करके लाया था। ठीक, इसीलिए इसको दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा अभिलेख के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? इसके बारे में जानने का प्रयास किसने किया? स्टीफन थेलर महोदय। लेकिन इसके अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? इसकी लिपि और इसके भाषा को सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है वह जाता है जेम्स प्रिंसेप महोदय को। जेम्स प्रिंसेप महोदय जो हैं एक इतिहासकार थे जिन्होंने बड़ा ही रोचक कार्य किया है, इतिहास में इनका नाम है। इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ा, और कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने का श्रेय इनको जाता है। अब देखिए हमने कहा कि ये 3 भागों में बांटे गए हैं, तो ये शिलालेख को हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। कौन कौन से हैं? दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। अब दीर्घ शिलालेखों की जो संख्या है वह है 8, और लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है? 18। तो दीर्घ शिलालेखों की संख्या हो गई 8, लघु शिलालेखों की संख्या हो गई 18। अब अगला है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में भी 2 भाग हैं, एक हो गया दीर्घ स्तंभ लेख या बृहद स्तंभ लेख, दूसरा है लघु स्तंभ लेख। तो दीर्घ स्तंभ लेख या बृहद स्तंभ लेखों की जो संख्या है वह है 6, और लघु स्तंभ लेखों की जो संख्या है वह है 5। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा गुहा लेख। अब इन गुहा लेखों को भी हम लोग 3 भागों में बांटे, यानी इनकी संख्या जो है टोटल कितनी है? 3 है। तो अशोक जो है ये बराबर की पहाड़ियों पे, बराबर की पहाड़ी जो है आज जो है झारखंड में है, यहीं पे अशोक ने इन पहाड़ियों को कटवा करके और किसको दिया? जो आजीवक संप्रदाय के जो साधु संत थे उनको रहने के लिए व्यवस्था करवाया, क्योंकि ये जो आजीवक थे इन्हीं क्षेत्रों में ये रहते थे, तो इनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए अशोक ने 3 पहाड़ियों को कटवा करके और उसमें जो गुहा लेख बनवाया उसे हम लोग गुहा के नाम से, गुफाएं बनवाया उसे हम लोग गुहा के नाम से जानते हैं, और उस पर अपना लेख लिखवाया। लेख लिखवाने का मतलब ये था कि उसने ये बताया कि इन पहाड़ियों को कटवा करके हमने दिया, और उस पर अपनी जो राजाज्ञा थी उसको वो लिखवाया। ये कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर की गुफा और विष झोपड़ी की गुफा। यानी सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा और विष झोपड़ी की गुफा, इन 3 गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान में दिया था बनवा करके इन गुफाओं को।
तो देखिए अब हम लोग काउंट कर लेते हैं। हमने कहा कि अशोक के जो अब तक अभिलेख पाए गए हैं उनकी टोटल संख्या है 40। तो देख लीजिए, यानी ये हो गए दीर्घ शिलालेखों में हमने देखा 8 और लघु शिलालेख 18। तो 8 और 18 हो गए आपके 8 और 18 हो गए आपके 26। और जो स्तंभ लेख हैं उसमें जो है एक है बृहद स्तंभ लेख यानी 26 और 6। तो 26 और 6 हो गया है आपके 32। और लघु स्तंभ लेखों की संख्या है 5। तो 32 और 5 हो गया 37। और 3 गुहा लेख हैं तो 37 और 3 40। इस प्रकार से अशोक के जो टोटल अभिलेख हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या है 40। अब आइए एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। तो देखिए जो ये दीर्घ शिलालेख हैं 8, इनमें टोटल जो है 14 राजाज्ञाएं लिखी गई हैं। कितनी राजाज्ञाएं लिखी गई हैं? 14। यानी ये शिलापट हो गया और इस पे 1 2 3 4 करके जो है 14 जो है राजाज्ञाएं लिखी गई है। ठीक, लेकिन इसमें 2 अपवाद है। अपवाद क्या है? एक है आपका धौली और दूसरा है जौगढ़। ये धौली और जौगढ़ जो हैं दोनों उड़ीसा से मिले हैं और यहाँ पे जो आपकी राजाज्ञाएं हैं वह जो है 14 न लिख करके यहाँ पे क्या किया गया है कि 12 तक तो लिखा गया, लेकिन 13 14 को हटा दिया गया और वहाँ पे राजाज्ञा संख्या प्रथम द्वितीय करके लिख दिया गया है। इनके स्थान पर दूसरी चीज़ें लिखी गई है। अब ये बात लिखी क्यों गई है इस चीज़ को आपको समझना है कि 13 क्यों नहीं लिखा गया। तो देखिए इसलिए नहीं लिखा गया कि 13 अशोक बार बार आता है कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के किस अभिलेख में किया गया है, तो 13वें लेख में किया गया है। यानी जो ये देख लीजिए ये संख्या है, ये लेख है, यानी जो अभिलेख हैं इनमें 14 राजाज्ञा लिखी गई और उसमें 13वें नंबर पर क्या लिखा गया है? 13वें नंबर पर यह लिखा गया है कि अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण करता है, कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। उसमें जो है 1 लाख के लोग मारे जाते हैं, 1.5 से 1.25 लाख के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। इस बात को 13वें में लिखा गया है। ठीक, तो इसीलिए जो धौली और जौगढ़ से जो अभिलेख मिले हैं या वहाँ पे जो अभिलेख लगाया गया है वहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया है। और क्यों नहीं किया गया है? इसलिए नहीं किया गया है कि अशोक जानता था कि हम यहाँ के लोगों के साथ जो भी अन्याय या अत्याचार किए हैं युद्ध में, अब पुनः उसको राजाज्ञा के माध्यम से या अभिलेखों के माध्यम से लिखवा करके उसको उनके बीच में जागृत न करें। इसलिए वहाँ पर वह दूसरा अभिलेख लिखवा करके यानी दूसरी चीज़ें लिखवा करके कहता है कि आप जो हैं हमारी प्रजा हैं, आप हमारे साथ जो हैं ऐसा व्यवहार रखिए जिससे हम भी आपके प्रति दयालु बने रहें। लेकिन एक बात यहाँ पे फिर कहता है कि यदि आप जो हैं अपने पुराने इतिहास को दोहराने का कार्य करेंगे तो हम भले ही हथियार डाल दिए हैं लेकिन हम फिर हथियार जो है उठा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है, आप शांति से रहें तो हम भी शांति से रहेंगे, लेकिन आप यदि यहाँ उत्पात मचाएंगे तो हम फिर से अपना वही वाला रूप धारण कर लेंगे। तो देखिए, तो ये जो टोटल 8 अभिलेख मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? शहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान के पेशावर में है, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा में है, कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है, गिरनार गुजरात के काठियावाड़ा में है, धौली उड़ीसा के पुरी जिले में है, जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में है, एरागुंडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल में है, सोपारा महाराष्ट्र के थाने जिले में। अब देखिए यहाँ से जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा मिले हैं अभिलेख, यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं इनकी भाषा क्या है? खरोष्ठी है। और इसी क्षेत्र में जो अन्य तक्षशिला से भी अभिलेख मिला वह द्विभाषीय है। ठीक है, उसमें जो है द्विभाषीय अभिलेख के रूप में उसको जाना जाता है। तो यहाँ से अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि। अब मैं एक लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिए गिरनार से जो अभिलेख मिला है इस पे 4 लोगों का जो है लेख लिखा गया है। किसका किसका लिखा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का है, अशोक का है, रुद्रदामन का है, स्कंदगुप्त का है। इनके भी अभिलेख जो हैं
यहाँ के गिरनार अभिलेख पर लिखे गए हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम आते हैं लघु शिलालेखों में। तो लघु शिलालेखों की जो संख्या है वह कितनी है? 18 है। और ये कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख अशोक के कहाँ से मिले हैं। तो देखिए, जो लघु शिलालेख है वह पाया गया है रूपनाथ। तो रूपनाथ कहाँ पे है? रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जनपद में है। तो रूपनाथ अभिलेख जो है आपको पाया गया है कहाँ से? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। गुर्जरा कहाँ से है? तो गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले से पाया गया है। सहसाराम जो है बिहार के शाहाबाद जिले से पाया गया है। शाहाबाद जिले को अब कई भागों में बांट दिया गया है। ये पहले जो शाहाबाद जिले के अंतर्गत आता था। भाबरू या बैराट अभिलेख जो है जयपुर से, राजस्थान के जयपुर से पाया गया है। मास्की रायचूर जो है कर्नाटक का जिला है। तो मास्की अभिलेख रायचूर जनपद से पाया गया है। ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग जनपद में पाया गया है। सिद्धपुर कर्नाटक से पाया गया है। गोबीमठ कर्नाटक के मैसूर जनपद में है। नेतूर यह भी कर्नाटक के मैसूर जनपद में है। और उलेगोडन जो है यह बेलारी जनपद में, यानी यह भी कर्नाटक में है। सनाती जो है गुलबर्गा में है, यह भी कर्नाटक में पाया गया है। एरागुंडी जो है आंध्र प्रदेश के एरागुंडी जनपद से पाया गया है। राजुलम मंडगिरी जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जनपद से पाया गया है। और पनगुडरिया सीहोर जनपद मध्य प्रदेश से पाया गया है। सारोमारो जो है शहडोल जनपद से, यानी मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद से सारोमारो अभिलेख मिला है। और अहरौरा अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से प्राप्त हुआ है। पालकी गुंडू जो है कर्नाटक से मिला है। तो ये टोटल हो गए आपके 18 लघु शिलालेख। इनको भी याद रखना है कि कौन से अभिलेख कहाँ से पाए गए। अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप के अभिलेख जो हैं स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेखों में भी मैंने बताया कि ये 2 भाग में बांटे गए हैं। अब इसमें हम बृहद शिलालेखों में चलते हैं। और इन बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? टोटल 6 हैं। और इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो कितने लिखे गए हैं? वो 7 लेख लिखे गए हैं। बृहद शिलालेखों की संख्या है 6। और इसमें लेख जो लिखे गए हैं, यानी राजाज्ञा जो लिखी गई है, उनकी संख्या कितनी है? 7। अब ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ की बात मैंने पहले ही आप लोगों से किया। दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख। तीसरा है अररिया अरराज जो है बिहार के चंपारण जनपद में है। और दूसरा है लौहरिया नंदनगढ़ भी बिहार के चंपारण जनपद में है। रामपुरवा भी बिहार के चंपारण जनपद में है। और प्रयाग जो है अभिलेख, यह पहले कहाँ पे था? तो प्रयाग अभिलेख जो था ये पहले कौशाम्बी में था। वर्तमान में जो है यह इलाहाबाद के किले में ला करके रखा गया है। और इसको इलाहाबाद के किले में ला करके रखने का काम किसने किया था? तो रखने का काम किया था इसको जहांगीर ने। और इस पर जो है अशोक का अभिलेख है, समुद्रगुप्त का अभिलेख है, जहांगीर का अभिलेख इस पर मिला है। और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुआकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिला है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखना है। अब अगला जो है हम चलते हैं लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेखों की संख्या जो है 5। पहला जो है सांची अभिलेख। और सांची अभिलेख कहाँ से पाया गया है? सांची अभिलेख मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद से पाया गया है। यानी लघु बृहद स्तंभ लेखों में सांची अभिलेख मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद से। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। तो इसे हम सारनाथ अभिलेख के नाम से जानते हैं। और इसी सारनाथ अभिलेख से जो हम लोग लिए हैं अशोक स्तंभ,
यानी जो हमारा राजकीय चिन्ह है इसी सारनाथ अभिलेख से लिया गया है। जो हम लोग चक्र लिए हैं यहीं से लिए हैं, ठीक है। तो ये सारनाथ जो है अभिलेख आपके कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। अगला है कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। तो कौशाम्बी से 2 अभिलेख यानी बृहद स्तंभ लेख भी हमें मिला और लघु स्तंभ लेख भी यहाँ से हमें मिल रहा है। अगला है रूमिनदेई अभिलेख। रूमिनदेई अभिलेख जो है नेपाल की तराई में है और यह सबसे छोटा अभिलेख है। जो रूमिनदेई अभिलेख है यह क्या है? सबसे छोटा अभिलेख है। और 5वां है निगलीवा सागर, यह भी नेपाल की तराई में है। और रूमिनदेई अभिलेख में ही अशोक कहता है कि हमने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहाँ पे गया? इनके जन्म स्थान यानी महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पे गया और यहाँ पे महात्मा बुद्ध के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हुए हमने अपना अभिलेख लिखवाया। यहाँ के स्तूप को द्विगुणित कराया यानी बड़ा करवाया, साथ में ही यहाँ के कर को कम कर दिया यानी 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया, यानी यहाँ के लोगों को सहूलियत दी। तो इसी अभिलेख में कहा गया है रूमिनदेई अभिलेख में। और लास्ट और अंतिम है आपका गुहा लेख। और गुहा लेखों के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इनकी संख्या 3 है। और ये कौन है? सुदामा, कौरल चौपड़ और विश्व झोपड़ी। आगे चल करके कुछ गुहा अभिलेख जो है अशोक के नाती दशरथ ने भी यहाँ पे लगवाया था, अभिलेख बनवाया था। और वह भी जैसे नागार्जुन की गुफा और अन्य गुफाएं वहाँ ले करके, और वह किसको देता है? आजीविकों को देता है। तो इस प्रकार से जो है अभिलेखों का काम जो है हम लोगों का समाप्त हुआ कि अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपनी राजाज्ञा को पहुंचाया और कौन कौन से जो कार्य हैं उसने किया। अब एक चीज यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से और बनता है, उस चीज को मैं बता दूं कि देखिए अभिलेख जैसे कि है भाब्रू या बैराट अभिलेख। तो भाब्रू और बैराट अभिलेख ऐसा है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम के बारे में पता चलता है और इसी में वह कहता है क्या? इसी में वह कहता है कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण जो है उसके किससे मिलता है? भाब्रू बैराट अभिलेख से ही मिलता है। एक तीसरा है गुर्जरा, उलेगोड़म, नेतुर। गुर्जरा, उलेगोड़म और नेतुर। देखिए ये गुर्जरा हो गया, ये हो गया आपका नेतुर, ये उलेगोड़म। ये अभिलेख जो हैं गुर्जरा, उलेगोड़म, नेतुर, यहाँ से अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक प्रियदर्शी का नाम जो है इन्हीं अभिलेखों में मिलता है। किस में मिलता है? गुर्जरा में मिलता है, उलेगोड़म में मिलता है, नेतुर में मिलता है, एरागुंडी में मिलता है। यानी 4 ही अभिलेख ऐसे हैं जिसमें कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक प्रियदर्शी का नाम मिलता है। अन्य में उसे देवानाम प्रिय या अन्य नामों से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से अशोक के अभिलेखों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे या जितने भी फैक्ट थे हमने आप लोगों को क्लियर कराया। आप लोगों को यदि ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, यदि इस तरह की और भी डिमांड आप लोगों की हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि अन्य किसी टॉपिक पर मैं एक नई वीडियो लेकर के आऊँ। और आप लोगों को हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है टीचमेंट ऐप पे ऑनलाइन चल रही है। जिनको भी इतिहास से संबंधित कोई भी समस्या हो, शंका हो, वह जो है हमारे टीचमेंट ऐप के लिंक भी हम नीचे देंगे, उस पर आप लोग ऑनलाइन भी हमारी क्लासें ले सकते हैं। धन्यवाद।